Hello everyone, welcome back. And today we are going to discuss a very important topic, that is decision tree. It might look very simple, but it is very powerful. So let's get started and understand a very few basic things. Basically, when you in this decision tree method, when you ask a question, okay, the tree does one thing. It splits the data into two. Okay, it splits the main data into two branches. Okay, then if that satisfies, then boom, it's done. If not satisfied, then there would be another question and there would be some other branches. So it leads like this, and ultimately we get our perfect prediction. तो डिसीजन ट्री एक बहुत ही आसान, दिखने में आसान पर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पावरफुल एक तरीका है हमारे प्रिडिक्शन को करने का। ठीक है, तो आगे चलते हैं और इनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सो व्हाट इज अ डिसीजन ट्री? लेट्स गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग. What is a decision tree? So here when you see, a decision tree splits data by asking a sequence of questions, and each question reduces uncertainty. Each finally represent a prediction. So basically what does it mean? It means सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले हमने एक सवाल किया। ठीक है, हमने सवाल किया। ठीक, सवाल क्या हुआ, हमने सवाल किया। सवाल करने के बाद वो मेन सवाल जो हमारा रूट क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद जब रूट क्वेश्चन के बाद फिर हमारे रूट क्वेश्चन के बाद इसके मतलब देखो, मैं इसको कुछ इस प्रकार समझाता हूँ कि एक हमारे पास क्या है, मशीन है। ठीक है, हमारा सवाल है मशीन काम नहीं कर रही। ठीक है, मशीन काम नहीं कर रही। अब मशीन काम नहीं कर रही है तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला, ठीक, मशीन ऑन है या ऑफ है। ठीक है, अब हमारी मशीन अगर ऑन है तो उसके कुछ और सबसेट बनेंगे। सबसे पहले हम अपने ऑफ पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर हमारी मशीन ऑफ है, ठीक है, तो फिर उसके बाद पावर ऑन करो। ठीक है, पावर ऑन करो, चालू हो जाएगी। अगर पावर ऑन करो चालू हो गई, देन इट्स गुड। अगर पावर ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे ये करते हैं कि ऑन है, ठीक है, ऑन है और तब भी चालू नहीं हो रही, तो हमारे इलेक्ट्रिकल केबल के कनेक्शन सही हैं या कनेक्शन गलत है। ठीक है, अगर कनेक्शन सही है, कनेक्शन गलत है, आपको वापस से कनेक्शन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि कनेक्शन हमने सही किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन हमारे पास सही है। ठीक है, कनेक्शन अगर हमारे सही हैं तो क्यों नहीं चल रही, उसके कई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे कि हमारे कनेक्शन सही हैं, तो फिर आप ये देखो कि केबल फॉल्टी है या केबल फॉल्टी नहीं है। ठीक है, अगर फॉल्टी है तो केबल चेंज कर दो, यहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फॉल्टी नहीं है तो फिर हम और एक और स्टेप नीचे जाएंगे और वहाँ पे अपने रूट कॉज को देखेंगे कि आरसीए है क्या हमारा, ये चीज़ नहीं चलने का। तो हमारा जो डिसीजन ट्री है वो कुछ इसी प्रकार से काम करता है। ठीक है, अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मतलब अगर हम ऐसे सवाल करते जाएं, हमारे पास एक एंडलेस ट्री बनता जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉसिबल, नॉट एंडलेस बट ऑलमोस्ट लाइक एन एंडलेस ट्री। ठीक है, क्योंकि हर ट्री के कुछ पॉसिबल एस्पेक्ट हो सकते हैं जिसके कारण वो चीज़ चल रही है नहीं चल रही है, वो प्रिडिक्शन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सामने आ सकती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और अभी फ़िलहाल तो हम ये बात कर लेते हैं कि हमारा डिसीजन ट्री तो हमारा कुछ इस प्रकार से काम करता है। ईच क्वेश्चन रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। तो देखिए, जब हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था मशीन ऑन है ऑफ है, ठीक है, ऑन है और ऑफ है,
तो यहाँ पे अगर हम सिंगल रखते हैं तो ऑन ऑफ, अब अगर ऑफ है तो हमारी एक ऑफ वाली है, तो ऑफ वाले में हम जाके सीधे सीधे अनसर्टेनिटी वहां से खत्म कर दिए कि मशीन ऑफ तो नहीं है, मशीन ऑन है। दैट मीन्स, मतलब मैं कुछ यूं बोल रहा था कि आप ये समझिए कि यहाँ पे आपने जब यहाँ पे ये किया है कि मशीन ऑन है या ऑफ है, ठीक है। अगर मशीन काम नहीं कर रही, मशीन ऑन है या ऑफ है, ठीक है। तो मशीन अगर ऑन है ऑफ है, अगर मशीन ऑफ है तो आप इसको सिंपली पावर ऑन करके चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने एक अनसर्टेनिटी यहाँ से एलिमिनेट कर दी। अब हमारी पावर जब ऑन है, ठीक है, अब हमारी जब पावर ऑन है तो यहाँ पे फिर हमने अलग अलग स्प्लिट्स वो किए, ठीक है। यहाँ पे हमने स्प्लिट्स किए कि हमारे केबल कनेक्ट है, केबल डिस्कनेक्ट है, ठीक है। अगर हमारी केबल कनेक्ट है तो हमारे कुछ और इश्यूज हो सकते हैं अगर मशीन स्टिल नहीं चल रही। अगर केबल डिस्कनेक्टेड है तो हमने यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी अपने आप गायब कर दी, ठीक है। तो ये कुछ इसी प्रकार से काम करता है कि हर स्टेप पे हम अनसर्टेनिटी को दूर करते जाते हैं, ठीक है। और ईच फाइनल लीफ रिप्रेजेंट प्रिडिक्शन। तो ईच फाइनल लीफ रिप्रेजेंट प्रिडिक्शन मतलब हमारा एंड नोड, ठीक है। एंड नोड, क्योंकि हमने ये सब कुछ करके देख लिया, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैं अगर बात कर रहा हूँ अपनी मशीन की, ठीक है, ऑन ऑफ पावर पावर, ठीक है। ये सारे स्टेप करते करते हमने फॉल्टी केबल्स और ये सब कुछ चेक कर लिया। ये सब चेक करने के बाद भी हम इसके सर्किट बोर्ड पे गए, सर्किट बोर्ड कहीं जला हुआ है ऐसा कुछ है, ठीक है। एक सर्टेन पॉइंट आएगा जिसके बाद आपको आइडिया नहीं है, तो फिर आप वहाँ पे सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट या वट एवर, या फिर जिस ब्रांड की मशीन होगी उसको आप कांटेक्ट करोगे, भाई हमने ये सब चेक कर लिया, नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे इशू मुझे लग रहा है, ठीक है। तो हमारे पास वो एंड नोट क्या आया, या तो आपकी मशीन ऑन होके चलने लगेगी या फिर आपको सपोर्ट में कांटेक्ट करना पड़ेगा आपकी मशीन रन कराने के लिए। तो हमने सारी अनसर्टेनिटी यहाँ पे दूर कर दी। हमारा जो एंड नोड आए वो या तो आपकी मशीन काम करने लगी या फिर आपकी मशीन को और रिपेयर की ज़रूरत है, जो कि आपके मतलब आपके पर्सनल कैपेसिटी से बाहर है, ठीक है। तो हमारे पास एक फाइनल नोड आया, या तो हमको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, या तो हमारी मशीन ओके काम करने लगी, ठीक है। तो हमारा डिसीजन ट्री कुछ इसी प्रकार से है। अब डिसीजन ट्री क्यों मायने रखता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिसीजन ट्री मायने क्यों रखता है, क्यों, क्योंकि वो इजी टू इंटरप्रेट, ठीक है, आसान है समझने में, ठीक है। क्यों आसान है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एलिमिनेट करते जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों की पॉसिबिलिटीज अलग अलग डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं, ठीक है। वर्क्स फॉर द क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों में काम करता है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि भैया ये सिर्फ इसी चीज़ में काम करेगा, मतलब ये सिर्फ न्यूमेरिकल मेथड न्यूमेरिकल वैल्यूज पे प्रिडिक्ट करेगा, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज पे प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। हैंडल्स नॉन लीनियर पैटर्न, तो ये नॉन लीनियर पैटर्न को भी हैंडल बहुत ईजिली कर लेता है, ठीक है। और नो फीचर स्केलिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो फीचर स्केलिंग मतलब हमको ना मल्टीपल इनपुट्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब हमको बहुत ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है कि भैया जैसे आप प्रॉम्प्ट ही लिखते हो, ठीक है, प्रॉम्प्ट लिखते हो, ठीक है। आपने इमेज जनरेशन का प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है, आपने इमेज जनरेशन का प्रॉम्प्ट दिया कि भैया हमको कैट बना के दो, वो कुछ भी कैट बना सकता है। फिर उसके बाद आपने बोला कि मुझे पर्शियन कैट बना के दो, फिर आपने जब उसमें अदर डिटेल यूज़ करना शुरू कर दिया, अदर डिटेल, तो डिटेल प्रॉम्प्ट हो गया, एक स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट हो गया, ठीक है। या आप बड़ा स्पेसिफिक चीज़ ढूंढ रहे हो, ठीक है ना, ये बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे इसको ज़रूरत की नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको जो इनपुट है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में देने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसानी से जनरलाइज चीज़ें दे सकता है आपको, ठीक है। फॉर्म्स अ बेस ऑफ फॉर पावरफुल एनसेम्बल्स, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बड़े पावरफुल से एनसेम्बल्स हैं, उनके लिए एक बेस फॉर्म करता है, जैसे हमारा हो गया रैंडम फॉरेस्ट या फिर ग्रेडियंट बूस्ट, ठीक है। तो इनके बारे में हम आगे चल के जानकारी प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमारा जो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास डिसीजन ट्री हो गया, ठीक है, एक सिंपल डिसीजन ट्री हो गया, एक एनसेम्बल मॉडल हो गया, ठीक है।
सिंपल डिसीजन ट्री मतलब सिर्फ एक ही ट्री है जिससे हम डिसीजन निकाल रहे हैं। एनसेम्बल मतलब हमारे पास मल्टीपल ट्री है जिसका हमने फॉरेस्ट बना लिया है। मतलब आप कुछ ये मान के चलिए कि आपके पास अभी यहाँ पे यहाँ पे आपके पास एक एक्सपर्ट है, यहाँ पे मल्टीपल एक्सपर्ट की टीम बैठी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सपर्ट, इसका कुछ अपना एक बायस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, मल्टीपल जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं, बट एक कॉमन पॉइंट पे वो सारी चीज़ें एग्री करेंगे, सारे के सारे किसी एक चीज़ पे एग्री करेंगे, और हमको वहाँ से अपना डिजायर्ड वैल्यू या रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो सिंपल डिसीजन ट्री वो कुछ यूं है और एनसेम्बल मॉडल कुछ यूं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए सिंपल डिसीजन ट्री के क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। प्रोन टू ओवरफिटिंग, ठीक है, एंड लोअर एक्यूरेसी एंड इजी टू इंटरप्रेट। यहाँ पे एनसेम्बल है रिड्यूसेस बायस, ठीक है, हायर एक्यूरेसी एंड कॉम्प्लेक्स एंड ब्लैक बॉक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंड ब्लैक बॉक्स, ये मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ब्लैक बॉक्स क्यों? ब्लैक बॉक्स कुछ ये मान के चलिए कि जैसे आपने फ्लाइट्स के ब्लैक बॉक्स के बारे में सुना होगा, कई सारी जो दुर्घटनाएं हुई उनके बारे में, उसमें आपको ये जानकारी मिली होगी कि इसके प्लेन का ब्लैक बॉक्स चेक किया गया था और फलाना ढिमकाना चमकानी मिली। तो ब्लैक बॉक्स ये हो गया हमारा एक ऐसा कंटेनर हो गया, वहाँ पे ऐसा एक कंटेनर हो गया जहाँ पे ना सिंगल एक किसी के रूट कॉज पे पहुंचना बड़ा कठिन हो जाएगा, ठीक है। एंसेंबल मॉडल में सबसे बड़ी कमी यही है कि वहाँ पे ना बड़ी पर्टिकुलर चीज़ पे पहुंचना काफ़ी कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ट्रीज हैं और सबके अपने अलग अलग ड्रॉबैक्स एंड बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं रियल लाइफ एनालॉजी पे, ठीक है। तो आप कुछ ये समझ के चलिए कि एक डिसीजन ट्री मिमिक्स टेक्निकल ट्रबल शूटिंग, है ना। जैसे आपका वाईफाई चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है ना, इसकी हम ट्रबल शूटिंग। तो अगर मैं खुद एक यूज़र हूँ एक वाईफाई कंपनी का, जो देश की काफ़ी बड़ी कंपनी है, इसका नाम है एयरटेल, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि जब भी मैं, अगर मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है तो मैं उनसे जब फ़ोन करता हूँ तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि लाइट जल रही है, आप क्या कहते हैं एक्सटेंडर इसका फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ों का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक वेबसाइट में इशू आ रहा है या सारी वेबसाइट में इशू आ रहा है, ठीक है। फिर वो स्पीड टेस्ट फलाना ढिमकाना ये सब कुछ करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मिटिगेट करते हुए एक अल्टीमेट सोल्यूशन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि अब एक डिसीजन ट्री मेक लाइक अ डिसीजन ट्री मेक्स टेक्निकल ट्रबल शूटिंग द। सो यहाँ पे आप ये देख चलिए कि इज द सर्वर अप, ठीक है। अगर यहाँ पे सर्वर सही है, ठीक है, सर्वर चालू है, फिर उसके बाद अगर आ जा रहा है कि अगर जवाब नहीं है तो लॉग चेक करो, अगर जवाब हाँ है तो एपीआई रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। अब एपीआई रिस्पॉन्ड कर रहा है, फिर उसके बाद उसके अलग अलग स्टेप ऐसे आते जाएंगे। तो ये कुछ बेसिकली इसी तरीके से काम करता है कि यहाँ पे हर स्टेप पॉसिबिलिटी को नैरो डाउन कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी इसके पहले मशीन की जब बात की, तो मशीन में भी हम पॉसिबिलिटी को नैरो डाउन करते आ रहे थे। अगर मशीन नहीं चल रही है, मशीन चालू है, मशीन बंद है, मशीन बंद है तो चालू करो चलने लग जाएगी, तो वहां से हमने वो स्टेप हटा दिया, ठीक है। अब हमको उसकी चिंता नहीं करनी है। अब उसके बाद फिर मशीन चालू है, फिर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो केबल सही कनेक्टेड है या नहीं है। अगर कनेक्टेड है देन इट्स फाइन, कनेक्टेड है तो कोई इशू नहीं है, मतलब कनेक्टेड है तो इशू है, कनेक्टेड नहीं तो आप कनेक्ट करो, अगर चलने लगे तो दैट्स गुड। कनेक्टेड होने के बाद भी नहीं चल रही है मतलब वहाँ पे आपने मिटिगेट कर दिया कनेक्शन का, ठीक है। फिर उसके बाद आप केबल चेक कर रहे हो, केबल सही है, केबल सही है या नहीं है। केबल सही है, अगर केबल सही है तब नहीं चल रहा है तो कुछ और है। केबल खराब है तो आप केबल चेंज करो, और अगर मशीन चलने लगे तो वो पॉसिबिलिटी भी हमने वहाँ से गायब कर दी। फिर उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप ये कुछ ऐसा ही तरीका है, स्टेप बाय स्टेप हम नीचे आते जा रहे हैं और बाकी के जो कुछ अदर पॉसिबिलिटीज हैं इनको मिटिगेट करते जा रहे हैं। तो हम इससे अंततोगत्वा एक अंतिम एक सोल्यूशन पे पहुंचते हैं जो कि हमारे लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। हाउ डिसीजन ट्री स्प्लिट्स डेटा। तो यहाँ पे हमारा डिसीजन ट्री जो है वो डेटा को स्प्लिट करता कैसे है। तो आप ये समझो कि एट ईच नोड द मॉडल पिक्स द बेस्ट फीचर दैट splits डेटा इनटू purer subset. The goal is to reduce impurity, and common impurity measures are Gini impurity and entropy, that is information gain. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक स्टेप पे क्या कर रहा है कि हमारा जो मॉडल है वो दो बेस्ट फीचर लेता है,
ठीक है, कोई भी एक बेस्ट फीचर लेगा और उस बेस्ट फीचर को दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ेगा। ठीक है, दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ेगा, दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ने के बाद क्या होगा कि एक पार्ट को अलग तरीके से चेक करेगा, एक पार्ट को अलग तरीके से चेक करेगा। तो यहाँ पे आप मान के चलो, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, पेरेंट नोड, जिसको हम रूट नोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, रूट नोड हो गया। फिर उसके बाद हमारा ये चाइल्ड नोड, इसको हम बोल सकते हैं क्या, ब्रांचेस। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको और सबसेट को तोड़ते जाएंगे और तोड़ते जाएंगे और तोड़ते जाएंगे, और लास्ट में जो हमारा जो निकलेगा वो हमारा कहलाता है लीफ नोड। लीफ नोड क्या है, हमारा रिजल्ट है। ठीक है, लीफ नोड कुछ नहीं, हमारा रिजल्ट है, हमारा प्रोडिक्शन है। और तो यहाँ पे कर क्या रहा है मॉडल, बेस्ट फीचर को पिक करता है, फिर डेटा को स्प्लिट कर देता है प्योर सबसेट में। मतलब ये मान के चलो कि 50-50 का, अगर मैं मान के चलो कि यहाँ पे 100 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 100 स्टूडेंट हैं, तो आपकी क्लास कैसी है। ठीक है, आपकी क्लास उसमें 50% पास हैं, 50% फेल हैं। ठीक है, 50% पास हैं, तो पास में यहाँ इनको हमने इनको हटा दिया। ठीक है, पास को हमने हटा दिया। अब हमारे पास जो 50% फेल बचे, ठीक है, हमारे पास जो 50% फेल बचे, वो कौन ऑल सब्जेक्ट में फेल है और कौन किसी एक सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, या इसी तरीके के और भी हम डिविजन्स कर सकते हैं। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट फेल मतलब इसको हटा दो, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि ये संपूर्ण रूप से इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है हमें। ठीक है, अब जो एक सब्जेक्ट में फेल है, तो फिर हम उसको सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ज़्यादा फोकस देके। ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट छोड़ देंगे, लेकिन उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये बस कुछ इसी तरीके से तोड़ तोड़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, गोल है हमारा इम्प्योरिटी को रिड्यूस करना। तो यहाँ पे अगर 50% पास है ना, तो हमारा हमारा गोल पास को देखना है ही नहीं, हमने वो इम्प्योरिटी को दूर कर दिया। अब हमारे पास 50% फेल है, तो हमने फिर उन इम्प्योरिटीज़ को, मतलब वहाँ पे जो हमारा प्योरर सबसेट आया, अब वो प्योरर सबसेट से फिर हमको वहाँ पे अब उसकी इम्प्योरिटीज को दूर करना है, क्योंकि वो प्योरर सबसेट एक कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन अब उसके अंदर भी कुछ इम्प्योरिटीज हैं, तो हम उनको उस तरीके से दूर कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे इम्प्योरिटी को मेजर करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है जीनी इम्प्योरिटी, दूसरा है एंट्रोपी, दैट इज इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है, एंट्रोपी बेसिकली, एंट्रोपी अब एक मैकेनिकल का ही सब्जेक्ट, मतलब एक मैकेनिकल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। ठीक है, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, बेसिकली रैंडमनेस और कुछ नहीं है। ठीक है, जीनी इम्प्योरिटी। ठीक है, जीनी इम्प्योरिटी क्या है, तो जीनी मेजर्स हाउ मिक्स द क्लासेस आर। ठीक है, जीनी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स प्योर, like pure subset, and higher Gini, that means mixed classes. The tree chooses the split that reduces Gini the most. तो यहाँ पे हमारा जीनी क्या है, हमारा जीनी है ऐसा कि आप ये मान के चलो, अगर जीनी आपका जीरो है मतलब वो प्योर है, उसमें सिर्फ एक ही तरीके का डेटा है, तो उसको आप साइड कर रहे हो। ठीक है, जिसमें जीनी जीरो से बढ़ गया मतलब उसमें मिक्स डेटा आ गया है। ठीक है, अगर मान के चलो आपके पास 100 की क्लास है, ठीक है, और सारे पास हैं, तो वहाँ पे उसका जीनी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। या फिर 100 के 100 फेल हैं, तो वहाँ पे जीनी क्या हो गया हमारा, ज़ीरो हो गया। लेकिन अगर आपके पास 100 की क्लास है और उसमें पास हो गया आपके पास 20 और फेल हो गए 70, तो यहाँ पे हमारा जीनी ज़ीरो से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जीनी ज़ीरो है तो वो प्योर है। क्यों, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं है, चाहे वो पास हो या फेल हो। लेकिन अगर जीनी हायर है, मतलब अगर 0.1 भी है तो हायर है। ठीक है, हायर है मतलब उसमें पास फेल मिक्स्ड है। ठीक है ना, तो ये कुछ इसी प्रकार से है। अब द ट्री चूजेस द स्प्लिट दैट रिड्यूसेस द जीनी मोस्ट। तो यहाँ पे हमेशा हमारा जो डिसीजन ट्री है वो उस स्प्लिट को चुनता है जो जीनी को सबसे अधिक रिड्यूस करता है। मतलब अगर हमारे पास स्प्लिट आया, मान लो हमारे पास 100 का वो है, स्ट्रेंथ है। ठीक है, 100 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि हमारा जो डिसीजन ट्री है वो स्प्लिट देखेगा। ठीक है, स्प्लिट देखेगा कि पास वाले कितने हैं, फेल वाले कितने हैं। ठीक है, अब इसमें एक सब्जेक्ट पास कितने हैं, एक सब्जेक्ट में फेल कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें करते 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 होता ये है कि सीधी सी बात, हमने सिर्फ और सिर्फ एक
हमने सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन ट्री रखा था। ठीक है, एक डिसीजन ट्री, एक रूट नोड से हमने चीज़ों को स्प्लिट में डालना शुरू किया। अब वो स्प्लिट को वो सबसे पहले प्रेफर करेगा जिसकी जीनी सबसे कम है। ठीक है, अगर ज़ीरो है तो वो सबसे पहले चुन लेगा कि भैया यू आर गुड। अगर किसी की जीनी 0.1 है और वहीं पे आपके पास क्या है 0.9 है, तो वो सबसे पहले चुनेगा जिसकी जीनी 0.1 है। ठीक है, अब एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है, एंट्रोपी मेजर्स डिसऑर्डर। जैसा मैं बता रहा था आपको कि एंट्रोपी इज कम्प्लीटली डिसऑर्डर। एंट्रोपी का मतलब ही होता है डिसऑर्डर। अब ये एंट्रोपी हर कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होती है। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग नहीं होती, बट बेसिकली आपको इसको इंटरप्रिटेशन आप अलग अलग तरीके से करते हो। जैसे मैकेनिकल वाले एंट्रोपी हमेशा से यूज़ करते हैं कहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में। मैक्सिमम आपको वहीं पे करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करना पड़ता है उनको। Entropy measures disorder. Information is equal to how much uncertainty, or sorry, information gain is equal to how much uncertainty a split removes. ठीक है, decision tree may optimize for maximum information gain or lowest entropy after split. तो देखो, हमारा एंट्रोपी क्या है, हमारा एंट्रोपी है सीधी सी बात, एंट्रोपी हमारे डिसऑर्डर को मेजर करता है। ठीक है, कितना ज़्यादा डिसऑर्डर है। इंफॉर्मेशन गेन क्या हो गया यहाँ पे, इंफॉर्मेशन गेन हो गया कि कितना कितना अनसर्टेनिटी एक स्प्लिट रिमूव करता है। ठीक है, अगर एक स्प्लिट अनसर्टेनिटी यहाँ पे आपका, यहाँ पे मान के चलो कि 0.9 है। ठीक है, और यहाँ पे 0.1 है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन मतलब वो इंफॉर्मेशन ला रहा है, तो यहाँ से 0.9 की जो अनसर्टेनिटी है उसको रिमूव कर रहा है, और क्या कर रहा है, 0.1 की अनसर्टेनिटी ला रहा है। तो यहाँ पे ये हो कुछ ऐसा रहा है, जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करता है उतना दिमाग से उसका कचरा हटता है। ठीक है, फालतू की चीज़ें हटती हैं, और वो एक अच्छे, एक प्योर, मतलब नॉट प्योरेस्ट बट नियर टू द प्योरेस्ट, और नियरर टू द, like it's basically a purer substance, so it is looking for a purer substance. Okay, decision tree में optimize for maximum information gain। तो हमारा जो decision tree है वो दो तरीके से ऑप्टिमाइज हो सकता है, या तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन के लिए, या तो लोवेस्ट एंट्रोपी आफ्टर स्प्लिट। तो आफ्टर स्प्लिट क्या होगा, मतलब एक स्प्लिट के बाद या तो हो सकता है वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन करे, या तो उसको कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया हो या मॉडल किया गया हो कि वो लोवेस्ट एंट्रोपी रखे, मतलब डिसऑर्डर सबसे अधिक कम हो। डिसऑर्डर सबसे अधिक कम कहाँ होगा, जब हमारे पास सब्सटेंस प्योर होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ही तरीके के हैं, तो डिसऑर्डर आया कहाँ से। अब एनाटॉमी ऑफ डिसेंट्री, तो बेसिकली इसका जो रचना तंत्र है, ठीक है, रचना तंत्र है, मानव संरचना तंत्र है, वो कुछ इस प्रकार से कि रूट नोड जो होता है हमारा, मतलब यहाँ पे आप ये देखिए, आपका जो ये रूट नोड है वो सबसे पहला प्रथम सवाल, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन इंटरनल नोड्स। इंटरनल नोड्स का मतलब होता है फॉलो अप क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये हमारे रूट नोड पे भी हमारे कुछ फॉलो अप क्वेश्चन आए। जैसे मैं एक बारी वापस से वो मशीन की बात करता हूँ। ठीक है, मशीन है हमारे पास। इस, अब यहाँ पर सबसे पहला हमारा सवाल ही है, इज द मशीन वर्किंग। ठीक है, अब यहाँ पे मशीन वर्किंग है या नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास जो इंटरनल नोट्स आए इसके, वो कुछ यूँ हैं कि यस और देन नो। ठीक है, तो यस है तो यार तो कोई बात ही नहीं रहेगी यहाँ पे। नो है तो फिर हम अब वहाँ पे अब ट्रबल शूटिंग मोड में जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आती है हमारी ब्रांचेस। ठीक है, नो है, उसके बाद हमारे पास आती हैं ब्रांचेस की, ब्रांचेस क्या हैं। ठीक है, तो आप ये समझो कि अब ब्रांचेस हो गई कि पॉसिबल आंसर्स। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमारे ब्रांचेस वो पॉसिबल आंसर्स हैं, और जो हमारी लीव्स होती हैं वो फाइनल प्रेडिक्शन है। जैसे आप यहाँ पे देखो, रूट नोड इज द फर्स्ट क्वेश्चन, देन इंटरनल नोड इज अ फॉलो अप क्वेश्चन फॉर दैट क्वेश्चन, and then branches are the possible answers, leaves are the final predictions. So यहाँ पे आप ये देखो कि this is our root node, these are our follow up questions, and this is branch, that means a possible answer
This is a possible answer. This is not exact answer, but this is a possible answer. This can be the reason why this machine is not working. And then we have leaves. What are the leaves? Leaves are basically final predictions. लीव्स आर फाइनल प्रेडिक्शंस कि हाँ भाई आपका ये है कारण कि आपकी मशीन नहीं चल रही है। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे एक लोन अप्रूवल का ही एक मैंने बनाया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो लोन अप्रूवल कुछ इस तरीके से काम करता है कि अगर आपका सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिट स्कोर अगर 700 है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और डिसीजन होगा। 700 से कम है तो भैया आपका लोन तुरंत ही रिजेक्ट, हमारा वो क्राइटेरिया में आ ही नहीं रहा, जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी भी पॉसिबिलिटीज और हो सकती हैं, वो डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करता, बट ये है कि एक चांस है कि ये रिजेक्टेड में जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है फॉलोअप उसके साथ कि क्या सैलरी जो है आपकी वो 50,000 से ज़्यादा है साल की या 50,000 से कम है। अगर 50,000 से कम है तो डेफिनेटली आप फिर डिस्क्वालीफाइड हो। 50,000 से ज़्यादा है तो आपको अब रिव्यू किया जाएगा कि हो उस लायक या नहीं हो। ठीक है, अब फिर उसके बाद वो जो रिव्यू है, अब यहाँ पे कंडीशंस कई बन सकती हैं। जैसे आप ये मान के चलो कंडीशन कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो मैं कहता हूँ 680 है। ठीक है, लेकिन आपकी जो एनुअल इनकम है वो है यहाँ पे 20 लाख। तो इमीडिएटली रिजेक्ट करना कंपनीज के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, भैया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं और समाज सेवा करने के लिए नहीं। तो अगर उसका 680 है और 20 लाख से ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी इनकम ग्रुप में है। ठीक है, तो उसको एक सर्टेन अमाउंट डेफिनेटली दिया जा सकता है। अब उसके बाद वहाँ पे एक और सवाल आएगा कि इसकी जो क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट है वो कितनी पुरानी है। अगर एम्प्लॉयमेंट 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने है तो रिस्कियर हो सकता है। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट पुरानी है जैसे 1 साल 2 साल या 3 साल, देन डेफिनेटली ही इज स्टेबल। क्यों? क्योंकि वो 3 साल रुका मतलब वो स्टेबल है। ठीक है, उसके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी इसलिए वो भाग नहीं रहा। तो ये भी एक मैट्रिक्स है और इसी मैट्रिक्स को लेके आगे जाते 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 हम एक डिसीजन पे पहुंचे थे कि वेदर इट इज अप्रूव्ड एंड वेदर इट इज नॉट। तो नॉट अप्रूव्ड वाला फिर एम्प्लॉयमेंट और ये सब अदर फैक्टर्स आते जाएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सारों का डिस्कस करना इज बेसिकली नॉट पॉसिबल और मुझे इतनी जानकारी है भी नहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। बेसिकली कुछ ये फ्लो डायग्राम ही बनता है ऐसा। अब ये डायरेक्टली ऐसा फ्लो डायग्राम नहीं बनेगा, ये एक इंटरनल कैलकुलेशन है, इंटरनल एल्गोरिदम्स है। ठीक है, सबके अपने अलग अलग हो सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा ही काम करता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि पॉसिबल स्प्लिट क्या हो सकते हैं। सबसे पहले इनकम थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है या नहीं है। ठीक है, जैसे आप देखो ये, अगर इसका थ्रेशोल्ड 50,000 है, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है या नहीं है। क्रेडिट स्कोर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है या नहीं है। क्रेडिट स्कोर ये है, ज़्यादा है तो यहाँ पे हो सकता है, नहीं है तो सबसे पहले तो वो कोशिश यही करेगा कि इसको भैया इधर डालो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, पार्ट टाइम है फुल टाइम है। ठीक है, और पास डिफ़ॉल्ट मतलब पहले इसके डिफ़ॉल्ट हुए या नहीं हुए, कितने अमाउंट को डिफ़ॉल्ट हुए, ये सारी चीज़ें कंसिडर किए करके और फिर लोन को देना है या नहीं देना है ये डिसीजन लिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हो रहा है द पॉसिबल स्प्लिट्स आर इनकम इज greater than threshold, credit score is greater than threshold, employment time, what is the employment type, what are the past defaults, so each branch refines the decision। तो यहाँ पे हर ब्रांच डिसीजन को रिफाइन करती जा रही है कि हमको अंततोगत्वा सामने वाले को बताना क्या है कि आप पास हुए हैं या आप मुंबई आ रहे हैं या आप मुंबई नहीं आ रहे हैं। ठीक है, व्हेन अ डिसीजन ट्री वर्क्स वेल, वो ये डिसीजन ट्री अच्छे से काम कब करता है। ठीक है, decision tree works well when data has non-linear pattern, easy explanation is required, data set size is moderate and mixed data type। ओके, तो डिसीजन ट्री हमारा इन कंडीशन में बहुत अच्छे से काम करता है कि डेटा हैज़ अ नॉन लीनियर पैटर्न, तो उसका पैटर्न लीनियर नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे से काम करेगा। आसान एक्सप्लेनेशन जरूरी है वहाँ पे।
ठीक है। डेटा सेट साइज इज मॉडरेट, मतलब एकदम से बहुत वृहद डेटा नहीं है, ठीक है, कंसाइज डेटा है। ऐसा भी नहीं है कि एक डेटा है, बट एक मॉडरेट साइज का डेटा है। ये नहीं कि आपने मतलब अरबों खरबों शंख पद्म नील, समझ गए, इतनी वैल्यूज का नहीं है, ठीक है। मिक्स्ड डेटा टाइप, अब डेटा टाइप मिक्स्ड है, न्यूमेरिकल वैल्यू कैटेगोरिकल वैल्यू दोनों है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। अभी स्ट्रगल कहाँ पे करता है? व्हेन अ डिसीजन ट्री स्ट्रगल्स, वेरी डीप trees overfit, small changes in data, very deep tree overfits small changes in data, that means large changes in structure, hard to generalize beyond data set and not ideal for high dimensional space, ठीक है। तो आप कुछ इस प्रकार से समझो कि भाई ये देखो, ये ये ट्री आप देख रहे हो, ये ट्री देख रहे हो, अब इस ट्री को देखो कितना ज्यादा इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो इसने किया क्या है? इसने किया है हर पॉसिबल, हर एक पॉइंट का इसने कुछ ना कुछ डिसीजन निकाला है, वेदर दैट इज मेकिंग सेंस और नॉट, मतलब अगर वो हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है उससे उसको मतलब नहीं है। उसने हर पॉइंट को निकाल के रख दिया कि भाई इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। हमको रियल लाइफ इम्पैक्ट उसके क्या मिल रहा है? नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं उसको, ठीक है। तो इन केस में वो फेल करता है, ठीक है। स्मॉल चेंजेस इन डेटा दैट मीन्स लार्ज चेंज इन स्ट्रक्चर, तो भैया हमारे अगर थोड़े से डेटा को चेंज करने में, अगर हमारे पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़े, तो वहाँ पे वो फेल हो जाता है। हार्ड टू जनरलाइज बियॉन्ड डेटा सेट, तो भैया डेटा सेट के बाहर जाके जनरलाइज नहीं कर सकता, ठीक है। नॉट आइडियल फॉर हाई डायमेंशनल डेटा, मतलब हाई डायमेंशनल डेटा मतलब सीधी सी बात है कि मल्टीपल फीचर्स, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलो कि आपने 36, एक इंजन की बात कर देता हूँ मैं, व्हीकल परफॉर्मेंस की बात कर देता हूँ मैं, ठीक है। व्हीकल परफॉर्मेंस और माइलेज, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या लेके चल रहे थे? सबसे पहले हम वेट की बात कर रहे थे बस, ठीक है। फिर उसके बाद इंजन, फिर उसके बाद फलाना ढिमाना, नंबर ऑफ सिलेंडर, टाइप ऑफ फ्यूल, ठीक है, टाइप ऑफ ड्राइव ट्रेन, और हवा है या नहीं है, हवा ज़्यादा है तो नहीं है, ठीक है, और कहीं कोई इशू या एरोडायनेमिक्स है या नहीं है। तो हमने मल्टीपल यहाँ पे जब फीचर्स रख दिए, तो फिर यहाँ पे इसके लिए समस्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा डिसीजन ट्री फेल हो जाएगा। अब हमारा जब ओवरफिटिंग, ओवरफिटिंग क्या है? तो ओवरफिटिंग बेसिकली यही है। ओवरफिटिंग है कि हर डेटा के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ज़रूरी है नहीं, लेकिन हम करे जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रूनिंग क्या है हमारी? बेसिकली प्रूनिंग है हमारी छटाई, जो देसी शब्द में बोले, देसी भाषा में बोले तो प्रूनिंग है हमारी छटाई। पेड़ की छटाई होती है, ये कुछ वही है, ठीक है। प्रूनिंग रिड्यूसेस ट्री साइज बाय कटिंग अननेसेसरी ब्रांचेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी, देखो ये हमारा ट्री हो गया इनिशियली, ठीक है। यहाँ पे मतलब आप ये समझो कि आप इसमें किसी भी डिसीजन पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। ब्रांचेस, उसकी सब ब्रांचेस, फिर उसके बाद और फिर और फिर और फिर और फिर और, ठीक है। जबकि हमको डिसीजन चाहिए था कि ये किसका पेड़ है, ठीक है। तो इतनी सारी ब्रांचेस की हमको जरूरत नहीं थी ना, तो हमने इसका कट्टम कुट्टम किया, कट्टम कुट्टम करने के बाद हमने प्रून्ड या फिर स्ट्रीमलाइन ट्री बना दिया। मतलब बिना मतलब की जो ब्रांचेस थी जो दूसरों के घर पे जा रही थी, तो हमारे जो पेड़ के आम है वो गिर रहे थे दूसरे की बगिया में, हमने वो डाल को हटा दिया। हैं हम भाई, हम लालची हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे आम कोई और खाए, तो हमने वो हटा दिया, ठीक है। वही हमारा प्रून टी कि हमको हमारा जो चाहिए था, ठीक है, डिसीजन जितने में काम चल जाएगा, जितना हमारे लिए बहुत बढ़िया है, उतने को हम रख रहे हैं, बाकी सबको हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो प्रूनिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। देयर इज अ प्री प्रूनिंग एंड देयर इज पोस्ट प्रूनिंग। तो प्री प्रूनिंग क्या है? डेप्थ लिमिट मिनिमम सैंपल्स, ठीक है। डेप्थ लिमिट क्या हो गई? अब ये मान के चलो कि हमने ये जो है ना हमारा, इसको आप मान के चलो हमने प्री प्रून किया है, ठीक है। कैसे?
यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने इस स्टेप पे गए, फिर इस स्टेप पे गए, इस स्टेप पे गए, ये लिमिट लगा दी। ठीक है, ये लिमिट लगा दी। ठीक है, अनलाइक दिस। ठीक है, हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी, यहाँ लिमिट लगा दी, यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी डेप्थ लिमिट फिक्स हो गई कि भैया इतने ही जाना है। मतलब आप 8 सैंपल तक जाओगे, 8 क्वेश्चन तक जाओगे, उसके बाद आपको जाना ही नहीं है। ठीक है, सही है नहीं है मतलब नहीं है, बट 8 के आगे आपको बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। वो हमारी प्री प्रूनिंग हो गई। ठीक है, पोस्ट प्रूनिंग हो गई, रिमूव वीक ब्रांचेस आफ्टर ट्रेनिंग। तो देखो, मान लो कि हमने क्या किया है कि इसी मॉडल को ट्रेन किया। ठीक है, इस मॉडल को ट्रेन किया, अब हमको पता है किस में फल लगते हैं, किस में नहीं लगते हैं। किस में, आम की बात कर रहे हो, किस में बौर आ रही है, किस में नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब आप ये समझो कि कुछ कोई अगर डाली है, ठीक है, वो सूख गई है, पूर्ण रूपेण सूख गई है। ठीक है, बस वो टिकी हुई है कैसे, उसको रखने का कोई मतलब है क्या? नहीं। तो एक बारी जब आम लगा, हमको पता चल गया कि यहाँ से हमारे फ्रूटिंग नहीं हो रही, तो हम वहाँ से उसको काट दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पोस्ट प्रूनिंग इज रिमूव वीक ब्रांचेस आफ्टर ट्रेनिंग। हमने यहाँ पे सब कुछ चेक किया, और उसके बाद फिर जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है उसको हटा के फेंक दिया। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या होता है? बेसिकली इसका रिजल्ट होता है बेटर जनरलाइजेशन और लेस नॉइसी सेंसिटिविटी। यहाँ पे आप देखो, और इसको आप देखो। अब आप ये बताओ किसमें नॉइस ज़्यादा होगा? ठीक है, मल्टीपल पैरामीटर्स, लेसर पैरामीटर्स। तो भैया अगर हमने पास बहुत सारे पैरामीटर्स है, तो चांसेस ये भी हैं कि नॉइस वहाँ से आ सकता है। ठीक है, हमारे पास लिमिटेड पैरामीटर्स हैं, हमको पता है कि ये चाहिए था, तो हमने उसी को लिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे हमारे नॉइस के आने की क्या हो गए, चांसेस कम हो गए। ठीक है, बेटर जनरलाइजेशन। ठीक है, जनरलाइज करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि हर एक, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, तो हर एक लीफ नोड का एक पर्टिकुलर प्रिडिक्शन आया। अब आप ये बताओ कि वहाँ पे जनरलाइज करना आसान है या फिर यहाँ पे जनरलाइज करना आसान है, इसमें या फिर इसमें? तो जो एक्चुअल जो जनरलाइजेशन है वो इसमें होता है बेहतर, इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसमें आती हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब हमारे पास एक आ रहा है एनसेम्बल मॉडल। तो एनसेम्बल मॉडल है क्या? तो एनसेम्बल मॉडल आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक ट्री है। ठीक है, एक डिसीजन ट्री है। एक डिसीजन ट्री है जो, वो डिसीजन ट्री, या फिर एक डिसीजन ट्री को हम एक इंसान की तरह समझ लेते हैं। ठीक है, आपके पास जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होंगे। ठीक है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होंगे, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पे एक्सपर्ट्स की टीम रहती है, मतलब एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं। ठीक है, स्पेशलिस्ट होते हैं बीमारियों के। अब ये बताओ कि एमडी, ठीक है, एमडी क्या, एमएस को मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और मास्टर ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो अब ये बताओ कि एक सर्जरी का एक मेडिसिन वाला डॉक्टर उतने बेहतर से जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, वो एक जनरलाइज चीज़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एमडी है, एमएस है, रेडियोलॉजिस्ट है। ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, और विभिन्न प्रकार की टीम है। अब वो सारी टीम जब साथ में बैठती हैं, ठीक है, वो साथ में बैठती हैं, तो हो सकता है कि वो सारे पॉइंट्स पे नहीं एग्री करें, लेकिन किसी एक पॉइंट पे तो एग्री करेंगे ना। और एक पॉइंट सब में कॉमन होगा, तो हमारा तो एक रिजल्ट हमको मिल गया ना, कि भाई ये पॉइंट तो कम्प्लीटली वैलिड है, बाकी कुछ हो या नहीं हो, ये पॉइंट हमारा वैलिड है। ठीक है, तो और यहीं पे अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर्स हैं पुराने, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट मुझे पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दवा लिखते हैं। उनके यहाँ जाओ, वो मतलब उनका बड़ा ही एक बेकार सा मुझे लगता है पैटर्न है। हालांकि मैं ये नहीं बोल सकता कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, मे भी हो सकता है कि वो सही कर रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, वो जाओगे ना, सर्दी खांसी लेके भी जाओगे ना, तो सबसे पहले आपको मलेरिया टेस्ट करेंगे। क्यों? आई डोंट नो, आई डोंट नो, बट वो करते हैं। ठीक है,
हो सकता है पैसे कमाने के लिए हो, किसी भी चीज़ करने को, तो एक जनरल सी चीज़ है कि उनके यहाँ पे मैं डॉक्टर्स पे पहुँच गया, मैं कहाँ का कहाँ जा रहा हूँ। सो लेट्स नॉट वेस्ट ओवर लाइक एनर्जी दें। तो आप यहाँ पे मान के चलो कि आपके पास एक एक्सपर्ट है, ठीक है, एक एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट मानता है कि दिन में उठना चाहिए, रात में सोना चाहिए, ठीक है, और उसके दिन में उठने का टाइम है वट एवर, ठीक है, 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, जब भी, ठीक है। दूसरा एक्सपर्ट है, वो बोलता है 8 बजे उठो। कोई एक्सपर्ट है बोलता है नहीं 6 बजे उठो। कोई एक्सपर्ट है बोलता है 5 बजे उठो। तो एक एक्सपर्ट एक ही बायस लेके आएगा, लेकिन मल्टीपल एक्सपर्ट्स जब होंगे, अपन में ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, तो हम एक कॉमन डिसीजन पॉइंट पे आएंगे कि हाँ भाई 6 बजे उठ जाओ, ठीक है। ना 6 बजे बहुत जल्दी होता है, ना 6 बजे बहुत लेट होता है। तो एनसेम्बल मॉडल्स हमारे कुछ वही हैं कि हमने डिसीजन, बहुत सारे डिसीजन ट्री को लेके और एक जंगल बना दिया है। और सारे मतलब एक डिसीजन ट्री, एक सिंगल डिसीजन ट्री हो गया, और ये वहाँ पे हमारे फॉरेस्ट हो गए। तो हमारा जो फॉरेस्ट से हमारा जो, देखो अब इसका एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण है कि एक एक पेड़, ठीक है, एक पेड़ बरगद का ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है, और एक जंगल दे रहा है ऑक्सीजन। किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, कौन एनवायरनमेंट को अच्छा रखेगा? डेफिनेटली बरगद भी रखेगा, लेकिन एक जो जंगल है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखेगा, ठीक है। तो आप, हमारे जो एंसेंबल मॉडल्स है वो कुछ इसी प्रकार से हैं, ठीक है। तो हमारे डिसेंट्री पावर से, हमारे जो डिसेंट्री वो बेस है, मतलब सिंगल पेड़ है, ठीक है, पेड़ पेड़ लग के ही जंगल बनते हैं। तो हमारा डिसीजन ट्री क्या है, बेस है रैंडम फॉरेस्ट का, ग्रेडियंट बूस्ट का, और एक्सजी फॉरेस्ट का, ठीक है। हमारे रैंडम फॉरेस्ट, एक्सजी बूस्ट और ग्रेडियंट फॉरेस्ट, इन तीनों का क्या है, वो बेस है। अब दीज सॉल्व मैनी वीकनेसेस ऑफ सिंगल ट्री। और ये सारे एक साथ मिलके, कोई एक सिंगल ट्री है, उसके बायस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उनको ये मिलके रिमूव करते हैं, ठीक है। तो हमारे एंसेम्बल मॉडल्स कुछ ये हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू।